कक्षा 9 साइंस की बुक है, जिसमें हमने आपको इकाई 1 इकाई 5 जो है इसका पार्ट 1 पब्लिश कर दिया है। उसको हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन अवश्य दबाना और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना, ताकि आप में जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं वो आपको सही तरीके से बताया जा सके, सही तरीके से आप समझ सकें। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, जीवन की मौलिक इकाई हमने पार्ट 1 में आपको बता दिया था। तो आज हम पार्ट 2 की ओर चलते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? आपको हमने संरचनात्मक संगठन बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये 3 भाग होते हैं मुख्यतः किसके? कोशिका के। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्लाज्मा झिल्ली को। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आप देखिए, जो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती, कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग रखती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, अन्य पदार्थों को गति की भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहती है। यहाँ पर आपको समझना होगा वर्णात्मक पारगम झिल्ली। वर्णात्मक का मतलब होता है ये चुनाव करती है, कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं आने देती है। मतलब ये अर्ध पारगम झिल्ली भी कही जा सकती है, यानी आधे ध्रुवों को जाने देती है, आधे ध्रुवीय पदार्थों को नहीं जाने देती। इसको हम कह सकते हैं आवश्यक पदार्थों को आने देती है, जिनकी आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता नहीं होती उनको नहीं आने देती है। इसीलिए हम वर्णात्मक झिल्ली या अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है सबसे बाह्य आवरण है किसका? जंत कोशिका में। तो जंत कोशिका में बाह्य आवरण होता है, तो सबसे बाहर स्थित हो। अब इसमें चलें तो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होती है या ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विषण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विषण की प्रक्रिया को समझ चुके हैं। इसमें हमने देखा है पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। यहाँ पर आपको समझना हो, उच्च सांद्रता मतलब जो ज़्यादा गाढ़े पदार्थ होते हैं, और निम्न का मतलब होता है जो कम गाढ़े पदार्थ होते हैं। तो ज़्यादा गाढ़े पदार्थ उच्च सांद्रता कहलाती, निम्न गाढ़े पदार्थ को हम कहते हैं क्या? निम्न सांद्रता पदार्थ। तो विषण में क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है? गमन होता है। इसी को हम कहते हैं विसरण। कुछ इसी प्रकार प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोश की अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक होता है, कोशिका में एकत्र हो जाता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका से में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। कहाँ पर? पर्यावरण में। तो इस कारण क्या होता है, कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, और उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विषण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जब कोशिका में सांद्रता अधिक हो जाएगी किसकी? CO2 की, तो बाहर वातावरण में निम्न सांद्रता होने के कारण क्या होगी? CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो O2 बाहर से कोशिका में अंदर चली जाती है, अतः कोशिका बाह्य पर्यावरण से गैसों का आदान प्रदान विषण द्वारा होता है। तो आपने समझ लिया होगा कि गैसों का आदान प्रदान कोशिका में किसके द्वारा होता है? विषण क्रिया द्वारा संभव हो पाता है। इसी प्रकार देखा, जल भी विषण के नियमों का अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो पराशरण कहते हैं, और प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। इस प्रकार पराशरण में जल का अणु वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की ओर होता है, यानी उच्च जल से निम्न जल की ओर होता है। यदि हम किसी जंत कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रख दें तो 3 घटनाएं होंगी। आइए समझते हैं। नंबर 1, यदि कोशिका को तनविलयन वाले माध्यम में अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा से कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो, यानी ऐसे हम रखें शक्कर और नमक के घोल में कि कम हो क्या? नमक और शक्कर और जल की मात्रा अधिक हो, तो क्या होगा? जल पराशरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, जल जाएगा, और ऐसे विलयन को अल्प पराशरण दाबी विलयन कहते हैं। यानी अल्प पराशरण दाबी विलयन ये हो जाएगा। ये प्रश्न आपका उठ सकता है, इसलिए इसको नोट कर लेना। और जल के और कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं,
लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम ये होता है कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी, यानी कोशिका फूलने लगेगी। दूसरा स्थिति क्या है, यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जहां पर बाह्य जल यानी बाहर का जल की सांद्रता कोशिका के स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो, यानी जो कोशिका का जल है और बाहर का जल है इनकी सांद्रता बराबर हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरणी विलयन कहते हैं। समपरासरणी विलयन का मतलब दोनों तरफ कोई भी आवागमन नहीं होता, इसे हम समपरासरणी कहते हैं, यानी कोशिका में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी स्थिति क्या होती है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल के से अधिक सांद्रता हो, यानी अब हम क्या करेंगे, बाहर का गाढ़ा हो, यहाँ का पतला हो कोशिका का, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसे विलयन में अति परासरणदाबी विलयन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर आएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाती है। यानी अति परासरणी दाब में क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाती है, अल्प परासरणी दाब में कोशिका फूल जाती है, जबकि सम परासरणी दाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 3 स्थितियां आपकी निकल कर आई, इनको आप आसानी से भलीभांत समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अंडे के परासरण की ओर। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाइए। इसका वचन अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसकी पतली बाह्य त्वचा झिल्ली यानी अंडा यानी अंडे को घेरे रखती है कौन, झिल्ली। और अंडे को शुद्ध जल में रख दोगे तो 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करेंगे, आप देखेंगे कि अंडा फूल जाता है। शुद्ध जल में रखेंगे तो क्यों, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाएगा, परासरण के माध्यम से जल अंदर की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिक सांद्रता की ओर जल जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए, जब कवच रहित अंडे नमक के सांद्रित विलयन में रखोगे और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करें, अंडा सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। तो सांद्रता का तात्पर्य ये होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन जाता है। इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के आप सूखी किशमिश को लीजिए और किशमिश को आप डालिए। अगर जो अधिक सांद्रता में डाल रहे हैं यानी किशमिश की सांद्रता कम है, जिस जल में डाल रहे हैं यानी शक्कर के विलयन में डाल रहे हैं, शरबत में डाल रहे हैं जिसका सांद्रता अधिक है, तो किशमिश फूल जाएगी। जबकि अगर जो जल में डालेंगे तो ये सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़ेगी कब सिकुड़ेगी, जब सांद्रता अधिक होगी जल की, तब ये सिकुड़ेगी, और जब इसमें हम शुद्ध पानी में रखेंगे तो फूल जाएगी। इसी प्रकार आप देखते हैं सूखी किशमिश खुबानी को केवल जल में रखो तो कुछ समय के बाद देखिए तो शक्कर व नमक के सांद्रित विलयन में आप देखिए दोनों में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जब हम जल में रखा जाता है तो जल ग्रहण होकर फूल जाती है, जबकि सांद्रित घोल में हम रखते हैं यानी गाढ़े घोल में रखते हैं तो जल बाहर निकल आता है, इससे ये सिकुड़ जाती है। इस प्रकार आप भली बात समझ गए होंगे कि प्लाज्मा झिल्ली किस तरह कार्य करती है। ये सारी बातें आप समझ गए हैं। तो आप समझ गए हैं तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये भी ध्यान रखना, लिपिड और प्रोटीन की। और प्लाज्मा झिल्ली की रचना केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में बाह्य कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों का ग्रहण में सहायता करती है। इसी प्रक्रिया को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस क्रिया क्या है, यह आप भली बात समझ गए हैं। जब हम कोशिका के अंदर किन्हीं भी खाद्य पदार्थों का या बाह्य वातावरण से भोजन या अन्य पदार्थ का ग्रहण आवागमन करते हैं, इसी को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपने भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा करता है। तो आप यहाँ से समझ गए अमीबा अपने अंदर भोजन या खाद्य पदार्थों का संवहन किस तरह करता है, इंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा। तो सबसे पहले आपने समझा है कोशिका झिल्ली को होती है, कोशिका झिल्ली किस तरह होती है अब हम समझते हैं। यानी प्लाज्मा झिल्ली आप समझ गए वर्णात्मक झिल्ली है। अब हम चलते हैं कोशिका भित्ति की ओर। तो कोशिका भित्ति आप जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है
और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, इसको भी हम समझते हैं। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका में भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस घटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। एक क्रियाकलाप हम लेते हैं। रियो की पत्ती झिल्ली को पानी में रख दीजिए। एक स्लाइड बनाओ, उच्च शक्ति वाली सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देते हैं, इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें हरा पदार्थ जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। यानी पौधों में देखा जाए जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हरे क्यों हैं? क्योंकि ये क्लोरोफिल के कारण होते हैं। पौधों की पत्तियां हरी क्यों या पौधों के हरे भाग हरे क्यों होते? क्लोरोफिल के कारण। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे शक्कर नमक का शांत विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो, इसे सूक्ष्मदर्शी देखो। हम देखेंगे कि अब रियो की पत्तियां कुछ मिनट तक जल को उबालो, इससे पत्तियां क्या होंगी? सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब पत्तियों में स्लाइड पर रखो तो देखेंगे कि स्लाइड पर रखी इस पत्ती का शक्कर और नमक का शांत विलयन डालो, मतलब शक्कर या नमक का कोई भी आप शांत विलयन डालो। तो 1 मिनट प्रतीक्षा करो, पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो, आप देखेंगे कि अब जीवद्रव्य कुंचन हुआ है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है, ये ज्ञात होता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही पराशरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। एक पॉइंट यहाँ पर निकल कर आया कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही पराशरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, जबकि मृत